साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। हम लोग ए से बी तक, कहाँ से ए से बी तक एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। तो ए से बी तक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब ए से बी तक मतलब एक बिंदु लिया जाए, इस बीच की दूरी ली जाए और ए और बी पर दोनों पर विपरीत आवेश हो। जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है ए पर माइनस का क्यू आवेश है और बी पर किसका है, प्लस का क्यू आवेश है। तो जब विपरीत आवेश यहाँ पर लिए जाते हैं और इनके बीच की दूरी हमने मान ली है 2l है, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है। इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया है ओ है। इसका मध्य बिंदु हमने क्या माना है, ओ है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए से लेकर के ओ तक की दूरी स्मॉल एल है और ओ से लेकर के बी तक की दूरी भी स्मॉल एल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। फिर हम करते क्या है, जो हमारा ए बी है, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, कहाँ से, ओ से आर दूरी पर, मतलब आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी। तो ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो ये फिगर हमारा निरक्षीय स्थिति का होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पी लेते हैं वो ए बी के लंबवत लेते हैं, जबकि हम लोग अक्षीय स्थिति में जो पी लेते थे वो ए बी लाइन पर अक्ष पर ही होता था। तो निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु पी होगा हमारा वो ए बी पर लंब है और इस प्रकार से हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो वही यहाँ पर लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2l है तथा मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज जो हमारा पी ए ओ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, त्रिभुज है हमारा पी ए ओ। यहाँ पर हम त्रिभुज पी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम अपने फिगर में देखते हैं, जो हमारा त्रिभुज है पी ए ओ, इसमें यदि हम ए को थीटा मान ले, ए को क्या मान ले, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ए वाली जो कोण है इसके सामने वाली भुजा पी ओ है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा पी ओ। और यहाँ बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मीन्स 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ए पी भुजा हमारी कौन सी, ए पी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो बची हुई त्रिभुज की जो अन्य भुजा है ए ओ, वो हमारी आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा 90 के सामने वाली यानी AP। तो इसकी जगह पर AP या PA रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया PA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा थीटा के सामने वाला है यानी PO है, तो यहाँ पर हमने रख दिया PO का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा AO है तो AO का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हम लोग PA का स्क्वायर और यहाँ पर बराबर जो हमारा PO है इसकी वैल्यू हमें पता है R हमने मानी है, तो इसकी जगह पर R रखेंगे, स्क्वायर लगाया है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो आधार AO है इसकी दूरी हमने L मानी है, तो यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारा PA का स्क्वायर था इसे हम लोग PA में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल टू के दूसरी साइड में रूट लगता है। तो यहाँ से आ जाएगा PA बराबर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ फिगर से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज है मीन्स PAO है, उसी प्रकार से जो हमारा त्रिभुज है PBO है ये इक्वल है। मीन्स यहाँ पर जो PA होगा ये PB के बराबर होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ PA निकल के आया है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ PB भी आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद हम लोग करते क्या है, प्लस Q आवेश के कारण जो हमारा प्लस का Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और जो हमारा माइनस Q आवेश है इसके कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसा कि हम लोग अच्छी स्थिति
स्थिति में भी करते थे। इसके बाद हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम E1 कह देंगे। तो ये हो जाएगा E1 बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लगाएंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, अब यहाँ R स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, मीन्स दूरी का स्क्वायर, और ये किसके बीच की दूरी होती है, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो जो कि हमारी निकल करके आई है यहाँ पर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि त्रिज्या का वर्ग होना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन मीन्स त्रिज्या का स्क्वायर दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर माइनस Q आवेश से और बिंदु P तक की दूरी लेंगे, कहाँ से, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो वो भी हमारी है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे क्योंकि दूरी का वर्ग होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं। इसके बाद हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो जब हम लोग अच्छी स्थिति का फार्मूला सिद्ध कर रहे थे तो वहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी E बराबर E1 माइनस E2, लेकिन जो निरक्षीय स्थिति होता है इसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो जो हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं, इससे E1 व E2 का मान हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा E बराबर, यहाँ पर E1 की जगह E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा cos थीटा है वो सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, प्लस सेम टू सेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ E2 का मान रखेंगे, तो E2 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा cos थीटा सेम टू सेम उतर आता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर E1 व E2 की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जगह पर है, और cos थीटा भी हमारा कॉमन है। तो कुल मिला के आगे कॉमन ले लेने पर सब कुछ कॉमन हो जाएगा, तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर E2 के साथ में cos थीटा है, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इस प्रकार से 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। या फिर आप इसे यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते थे, जिस प्रकार से x में x जोड़ा जाए तो क्या होता है, 2x हो जाता है। मीन्स सेम नंबर में सेम नंबर जोड़ा जाए तो वो दोगुना हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर y में y जोड़ा जाए तो 2y हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा में फिर से यही नंबर जोड़ा जाए तो ये दोगुना हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये काउंट करके 2 आ गया है। 2 आ जाने के बाद हम लोग करते क्या है, नीचे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मीन्स रूट भी लगा, इसका वर्ग भी करना है। तो जब रूट का वर्ग किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, क्योंकि यहाँ रूट से हमारा स्क्वायर दो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। इसके बाद हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो ऊपर हमारा 2 cos थीटा है, यहाँ पर हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल करके रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू अपने फिगर से हम निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा जो नीचे की लंबाई थी वो L है, और कर्ण हमारा आ गया था रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण मीन्स L बटे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वो यहाँ पर हम लोग cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके बाद जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर ऊपर बन चुका है Q इंटू 2L। ऊपर क्या बन चुका है, Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन, अब यहाँ पर नीचे जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और इधर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका होल पावर 1 है, और इधर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका होल पावर रूट है मीन्स 1/2 है। तो जब
सेम नंबर का गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। मीन्स x में x जोड़ा जाए तो घातें x स्क्वायर हो जाती हैं। मीन्स 1 + 1 मिलकर 2 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर r² + l² की पावर 1 है और यहाँ पर r² + l² की पावर 1/2 है। तो ये जुड़ करके 1 + 1/2 जुड़ करके 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा r² + l² की पावर 3/2। तो यहाँ पर e का मान आएगा 1/4πε0 q 2l अपॉन r² + l² की पावर 3/2। अब यहाँ पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा p होता है ये बराबर होता है 2ql के। तो यहाँ पर हमें q 2l दिख रहा है तो वही है हमारा 2ql। यहाँ पर हम लोग p पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी e की वैल्यू आ जाएगी e = 1/4πε0 p अपॉन r² + l² की पावर 3/2। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि e का मान आ गया है 1/4πε0 इंटू p अपॉन r² + l² की पावर 3/2। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये लगाते हैं कि जो हमारा r है, जो हमारा नीचे दिख रहा है ना r² + l², इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है कि यदि r जो है वो बहुत बड़ा है l से, किससे बड़ा है, l से बहुत बड़ा है, तो कैलकुलेशन में जो l होगा वो लगभग नगण्य हो जाएगा, मीन्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे r इज मोर ग्रेटर देन l। तो यहाँ पर जो हमारा l होगा वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मीन्स l की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा e बराबर 1/4πε0 इंटू p अपॉन यहाँ पर r² + l की जगह 0 रखेंगे तो सिर्फ जो हमारा r² है इसकी पावर बच जाएगा 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा e बराबर 1/4πε0 इंटू p अपॉन r³। तो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि प्रूव्ड हो गया है E बराबर 1/4πε0 इंटू p अपॉन r³। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। थैंक यू।